मित्रों नमस्कार। बातों बातों में के कार्यक्रम में आज आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम आज हमारे देश की जानी मानी गायिका सुश्री शालिनी वैद्य जी के आतिथ्य में एकाग्र है और वो लगभग 7:05 पर हमारे बीच आएंगी। हम जब तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं तब तक आप सब जो हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत कर लेता हूं। और जब कुछ मित्र आ जाएंगे तो मैं फिर थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताऊंगा और हम फिर उनको शीघ्र ही अपने बीच रिसीव कर लेंगे जैसे वो आएंगे। मानसी भोंदिया जी को मैं नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत है। गान आश्रय, ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है मुझे, पर आपका भी स्वागत करता हूँ। आप बना रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे आज के मेहमान के कार्यक्रम का रसद स्वाद करने के लिए, उनके जीवन सृजन के बारे में जानने के लिए आज जो हमारे बीच गायिका हैं डॉक्टर शालिनी वैद्य, वो कानपुर में रहती हैं और कानपुर से पूरे देश और दुनिया में भी अनेक देशों में उनका आना जाना हुआ है कार्यक्रम के सिलसिले में। वे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की सुविख्यात गायिका, मूर्धन्य गायिका गिरिजा देवी जी की शिष्या रही हैं। उनसे उन्होंने संगीत की बारीकियाँ मार्गदर्शन प्राप्त किया है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अभिव्यक्ति के आयाम चुनते हुए गायन को अपना जारी रखा और आज भी रखे हुए हैं। अनोखी लाल हमारे साथी, आपका स्वागत करता हूँ। सुनीता सिंह जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आज जो छुट्टी का दिन मिला है, तीसरा शनिवार, वो आपने अच्छे से व्यतीत किया होगा। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। आज जो गायिका हमारे बीच में है, वो एक पूरी हमारी श्रृंखला जो उपशास्त्रीय गायन और जो खासतौर से परंपरा और ऋतुओं के गीत गाने में जो कलाकार बहुत सिद्धस्त थे, उनके बीच उनकी एक बड़ी जगह है। और ये उनकी खासियत है कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी परंपरा को विस्तार दिया है, अपनी आवाज़ को सुदृढ़ और समृद्ध किया है, लगातार गाते हुए, लगातार कार्यक्रम करते हुए। पूर्णिमा जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल आपसे जो बातचीत हुई बहुत यादगार थी। वो स्मृतियाँ आज भी हैं और आप इस समय यहाँ आई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप निश्चित रूप से जो भी समय आप निकाल कर आई होंगी, जितना देर आप यहाँ रुकेंगी, अच्छा रहेगा। 7:05 होते ही मैं शालिनी जी को रिसीव कर लेता हूँ। अभी 2 मिनट बाकी है। युवराज जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम पलक पालका कौर, आपका भी स्वागत करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सभी कार्यक्रम जो इस बातचीत के अंतर्गत हम लोग 86-87 दिन तक हम चले आए, ये सब बातचीत यूट्यूब के हमारे चैनल पर मिल जाती है। तो उसके लिंक हम फेसबुक पर, ट्विटर पर शो करते हैं। उनसे उन सारे इंटरव्यूज़ को देखा जा सकता है जो पिछली वीडियो में हमने किए हैं। मैं शालिनी जी को, वो आ गई हैं, उनको जोड़े लेता हूँ ताकि हमारी बातचीत का सिलसिला चल पड़े। और हरिहरेश्वर पोद्दार जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जी नमस्ते जी। जी नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको दिख रही हूँ। हाँ, मैं भी, और सुन भी पा रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, मुझे लगता है ठीक ठाक। जी जी जी।
एक बहुत अच्छा अवसर है कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और आप इस कार्यक्रम से जुड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनील जी, क्योंकि बहुत अरसे बाद आपसे यूँ मुलाकात हो रही है, मुलाकात जैसी ही है। तो बहुत और सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ, और ख़ास करके आपके इस लाइव स्ट्रीम के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरह कलाकारों को जोड़ रहे हैं, और साथ ही वो एनकरेजमेंट भी है कलाकारों के लिए कि वो अपनी भी कुछ बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे सब। इस पे श्रेय आप सबको ही जाता है, आप सब मित्रों को जिन्होंने बहुत उदारता से इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया है। ये पूरे कोरोना समय में जो 3 महीने से मार्च से हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, एक जी घोर अनिश्चितता से भरा हुआ समय और बहुत ही बाहर जिस तरह का वातावरण व्याप्त है, तो ये नहीं जी लग पाता है कि अंदाज की हम लोग कितना कंफर्टेबल रह पाएंगे, क्योंकि जब कभी भी हम अपने क्रिएटिव दुनिया से या पारिवारिक दुनिया से जरा सा भी हटकर जब फिर हम बाहर देखते हैं संसार की ओर और आने वाले भविष्य में जो जो अभी धुंधला है, साफ साफ तो दिखाई नहीं देता, तो चिंता होती है। तो इसमें बहुत कोई ठोस सृजन नहीं हो पा रहा किसी से भी, मैंने बहुत महसूस किया है। तो इस बीच ही हमने फिर ये एक सिलसिला शुरू किया कि बातों बातों में कार्यक्रम के बारे में सोचा, और आप सब जिस तरह से आरंभ में हमने कुछ मित्रों से बात, सबने स्वीकृति दी और प्रोत्साहित किया, तो हम चले आए यहाँ तक। लगभग हम जी लोग 86 दिन लगातार इस काम को कर सके हैं आप सबकी वजह से। जी और निश्चित रूप से एक लंबी जर्नी है आप सबकी, जिस तरह से एक लंबी यात्रा करके साधना, संघर्ष, उपलब्धियां, और आज जिस तरह से जिस गरिमामय स्वरूप में हम आपको देखते हैं, इस सब के पीछे दरअसल क्या वो मंत्र है, क्या वो मेहनत है, ये सब जानना बड़ा महत्वपूर्ण भी है और दिलचस्प तो है ही। ये नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। जी तो उस तरह से ये कार्य चल रहा है। जी मैं थोड़ा सा आपको इस कार्यक्रम में जोड़ते जोड़ते पहले तो मैं वही जो मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि ये 2-3 महीने किस तरह से व्यतीत किए आपने, ये जानना चाहूँगा घर परिवार में रहते हुए, क्योंकि बहुत सारा अवकाश मिला, कहीं जाने का कोई सार्थक संदेश या वजह नहीं होते हुए घर में कैसे इतने दिनों तक आपने क्या क्या कुछ किया, कुछ रोचक, कुछ नया, या कुछ आप इस पीरियड की बात कर रहे हैं सुनील जी? इस कोरोना काल की मार्च से कोरोना काल हम की, ये जो अच्छा अभी। कोरोना काल में। जी हाँ कोरोना काल में पहले तो मुझे, हम लोग तो कॉलेज जा ही रहे थे, और फिर अचानक से इनफैक्ट मेरा 15 को एक इस्कॉन में कॉन्सर्ट भी था, जहाँ लगभग 15,000 से ज़्यादा ही लोग थे। तो वो हाँ हाँ। 15 मार्च की बात है। तो उसके पहले से ये थोड़ी सी हवा शुरू हो गई थी, ये आनी खबर शुरू हो गई थी। और एक हाँ हाँ 7 को भी मैंने यहाँ पर कानपुर में कार्यक्रम किया था, 7 मार्च को। लेकिन हाँ हाँ। बड़ी प्रभु कृपा से वो, हम लोग शायद उतने सीरियस उस समय नहीं हो पा रहे थे कि क्या था। वो पूरा हाउसफुल था 7 मार्च को। हम्म, और कुछ उससे हम लोग शायद वो खबर अभी हम लोग तक नहीं पहुंच पाई थी कि बाहर फैल रहा है। और फिर 15 को भी जो इतने लोग जुड़े, और मैं भी गई, और सब लोग महान वगैरह सब सारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से वो हुआ। उनका सालाना कार्यक्रम होता है इस्कॉन में। तो एक वो तो चल रहा था हम लोगों का, और अचानक से ये कि अब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तो 15 के बाद हम लोगों को ये पता चला कि लॉकडाउन होने की उम्मीद है। तो 17 को हम लोग कॉलेज में ही थे, परीक्षाएं चल रही थी। कॉलेज में हूँ यहाँ पर दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज में। तो परीक्षाओं के दौरान भी हम लोगों को सब बच्चों को चेक करना पड़ता है, वो सारा पूरा वो था कि सब लोग आसपास, कोई कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं था उस समय तक। हाँ, उस समय तक तो बिल्कुल। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे शायद कि ये क्या, ठीक है अभी कुछ होगा, थोड़ा बहुत होगा। और
जैसे वायरल होते हैं तो थोड़ा दूरियां तो बनाना सबने शुरू कर दिया था, थोड़ी थोड़ी दूरियां, लेकिन मास्क और ये सब कुछ नहीं। तो बच्चों से भी हम लोगों ने थोड़ा सा उनको अलर्ट रहने को बोला। और उसके बाद जो 18 को शुरू हुआ, एकदम से सडन लॉकडाउन शुरू हुआ, तो एक तो काफी सदमा सा महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बड़े लोगों की कृपा से या संगीत साधना की वजह से हम मुझे तो इनफैक्ट, और आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, कलाओं से जो भी जुड़े हुए हैं हमारे विद्वान हैं, कि हाँ एक जो स्थिरता देती है कला, हाँ बहुत एक स्थिर मन देती है कि हाँ हम क्या सोच सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी मेडिटेशन में तो रहते ही हैं, अक्सर काफी बिल्कुल समय सही। हम लोग मेडिटेशन में रहते हैं कि सब चीजों को सुलझाना अच्छी तरह से कलाकार जानते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जिस तरह शुरू हुआ, फिर परिवार को भी देखना कि हमारी बेटी भी बाहर थी, जर्मनी थी, तो कैसे कैसे इन सब परिस्थितियों में क्या किया जाए। और वो भी थोड़ा सा वो हो रही थी, घबरा रही थी, और आने में भी घबराहट थी। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी तरह से टिकट करके उसको बुलाया। तो ये सारी जद्दोजहद चल रही थी। और बेटा भी अमेरिका में है था, तो अभी उनको भी बुला लिया। तो ये सब पारिवारिक कष्ट तो थे ही इसमें, मतलब एक मन बहुत विचलित था। लेकिन हाँ उसके साथ साथ बेटी आ गई। फिर वो जो हम लोग का शुरू हुआ कि हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पर घंटियां बजानी हैं, और हम लोगों को कुछ अच्छी वो नाद करने हैं। और ये तो बेटी आ चुकी थी, तो मैंने कहा ये बच्चों को भी थोड़ा सा इसमें कोई वो ना लगे, कोई दिक्कत ना हो, कोई शौक ना लगे। तो उससे भी कहा तुम जरा सा डांस करो। और वो क्वारंटीन में थी वो ऑलरेडी, हाँ तो एक कमरे में वो उनका क्वारंटीन चल रहा था, और वो अपने बर्तन धोना, अपना सफाई करना वो खुद अकेले सब कर रही थी। लेकिन वो उसी फ्लोर पे जाके उन्होंने बाहर डांस किया उस समय जो सब लोग कर रहे थे। मैंने कहा बेटा जरा घुंघरू पहन लो और जरा कुछ टुकड़े उकड़े हो जाएं। तो इस क्या तरह बात। से मैंने कहा ठीक है, हम लोग सब नाद से एक जो आराधना कर रहे हैं भगवान की, और हम अपने कष्ट हमें ना हमारे हमारे साथ आए। तो इस तरह की ये सब हम लोग प्रयत्न करते रहे। और साथ ही अ, घर में भी सबको, बेटी को खास करके और बच्चे को भी कहा, बेटे को भी, वो भी अमेरिका में था, कि हम लोग सृजन करते रहें इस समय। हाँ कुछ ना कुछ बिल्कुल। हमारा सृजन का चलना चाहिए। और इसको पॉजिटिव लो कि हमें थोड़ा टाइम मिल रहा है, और हम दौड़ भाग से अलग हट करके कुछ नया करें। तो और बाहर न जा करके जो कुछ है हम उसके उसमें सुविधाओं में, और हम कुछ ना कुछ करते रहें, और इससे परेशान नहीं होना है। तो सृजन मैंने भी किया, अपने परिवार में भी बच्चों को बोला। डॉक्टर त्रिपाठी, हमारे हस्बैंड डॉक्टर वी त्रिपाठी, वो तो बराबर हॉस्पिटल जाते रहे और अभी भी जा रहे हैं। तो उन लोगों की जो भी सेवाएं हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर्स की सेवाएं बिल्कुल सब बिल्कुल। इस हैं समय, कितनी इस ज़रूरत पूरे, है। बल्कि इस पूरे समय में डॉक्टर्स की भूमिका तो बहुत ही, डॉक्टर और पुलिस, ये जी लगभग 24 घंटे। जैसे हमारी बहन यहाँ पर दमोह में गवर्नमेंट चिकित्सालय में डॉक्टर है, तो जी वो भी पता नहीं कब घर आई कब नहीं आई। तो लगभग 24 घंटे ही। और वहाँ पर बल्कि कोई डॉक्टरों ने जो वहाँ बैचलर थे, तो उन्होंने अस्पताल में अपना घर बना लिया कि वो लोग केवल खाना ही खाने घर क्यों जाना है, यही खा लेंगे। जी तो ये सब बड़ा जज्बा है सेवा का। अब बहुत जज्बा है सेवा का उन लोगों का, और उनको उनका साथ देना हम लोगों का काम है। काम बिल्कुल सही। जो जो हमारे परिवार में डॉक्टर्स या पुलिस हैं, सदस्य जी हैं, जी। ये जो नेसेसिटी जो भी सेवाएं हैं, तो इनको हमें साथ देना, इनका इनका इनको इनका मॉरल, इनका मनोबल बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। और कला कलाकार होने के नाते, कलाओं से जुड़ने के नाते मैं लगातार कुछ ना कुछ मेरा सृजन रहा। और
यही उसी के द्वारा भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि भगवान कैसे भी, अब पता नहीं कौन से पाप मानव ने किए जिसका ये फल मिल रहा है, तो कोशिश है कि ईश्वर तक ये सबकी आराधना पहुंचे और विश्व पुनः शांति विश्व में हो। ये कुछ बड़ी बड़ी आपदाएं जो है ये एक एक सदी का सबक होती है। लगभग 100 साल में कुछ इस तरह का बड़ा घटनाक्रम होता है, चाहे वो विश्व युद्ध हो, चाहे इस तरह की आपदा हो, वो सब एक मानव सभ्यता को बहुत बड़ा मैसेज देके जाती है जो 2-3 पीढ़ियों तक काम करता है। क्योंकि फिर वो सब बताते हैं अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, कि हमारे समय में ये सब हुआ था और ये क्यों हुआ था। उसकी जैसे लगातार नहीं, इन दिनों हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमने लगातार पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया। जिस तरह से जी बरसात उस मौसम में बरसात होती जब बरसात नहीं होना चाहिए, जी, या गर्मी उस मौसम तक पड़ती जहां नहीं पड़ना चाहिए, या सर्दी उस मौसम तक है जहां सर्दी की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम है पर्यावरण का। और पेड़ों को खत्म करना, लगातार कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे हैं, गांव में शहर चला गया है, गांव पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये सब कहीं ना कहीं इसके परिणाम भी हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो हो रही है कुछ ज्यादा ही हो रही है, और ये बहुत अलार्मिंग है इस समय कि प्रकृति को अपनी जगह अपना काम करने दो, और हद से ज्यादा उसके ऊपर हावी होना, और मानव का जो दिमाग है ना वो सबसे ज्यादा हाँ, वो कहीं भी रुकता नहीं है। मतलब कोई उसकी कल्पनाएं, उसकी सीमाएं ही नहीं है कि हम कहाँ कितना बना दें, कितने हम इमारतें खड़ी कर दें। पैसे का हाँ, बहुत सारे लोगों को पैसे का बहुत वो है बहुत कि ये तो है। कितना आखिर कितना धन इकट्ठा करेंगे। कितना चाहिए ये सब अभी समझ में आ गया, जब बहुत महंगी महंगी गाड़ियां अपने घर के अंदर आंगन में खड़ी करनी पड़ी, बहुत सारे सुंदर जेवर कपड़े लत्ते सब अलमारी में बंद रखना पड़े, सब बंद तो है। मालूम पड़ गया कि ये किस काम आएगा। अब ये तो तो है। ये एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पर, सतह पर खड़े हो गए हैं ना सब, अमीर गरीब बिल्कुल। हाँ, सब एक ही जगह पर खड़े हैं। और इलाज किसी के पास नहीं है, चाहे जितना पैसा खर्चा कर दें। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही हाल हो गया। और सभी तरह के लोगों के रूपक देखने को मिले। आपने इधर अपनी साधना में कुछ नया गाने की सोची, या कोई नया विषय लेकर गाना शुरू किया, क्रिएट किया, या कुछ तैयार किया? मैं तो वैसे भी अक्सर, सुनील जी, मुझे ये रचनाएं जो भी हैं, खास करके मेरा गजल जो है वो मुझे बहुत गजलों से लगाव है। हाँ, और ट्रेडिशनल तो है, अपा जी के द्वारा दिया गया, वो तो सब गाती रहती हूँ, तो करना ही है हाँ, वो, क्योंकि हमारा पारंपरिक संगीत है, उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हम कर नहीं सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें तो इम्प्रोवाइजेशंस ही होते हैं जो होते हैं। और हाँ, हाँ, गज़लों से मुझे बहुत बहुत समय से लगाव है। तो अ, अहमद फराज हैं, या बहुत अच्छे अच्छे सारे गालिब, और नए भी बहुत सारे हाँ, हाँ, शायरों की गज़लें मैंने कंपोजिशंस किए हैं, और बहुत पहले से कर रही हूँ। साथ ही हाँ, भजन भी बहुत सारे कंपोजिशंस किए हैं। तो हाँ, हाँ, इसमें लगी रहती हूँ, कभी कोई राग लिया और राग ले करके मूड आया रियाज करते करते, तो मैं कॉम्पोजिशन कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, पहले तो ये रहा कि घर के कामकाज भी तो थे, तो हाँ, क्योंकि जो हमारे सहायक हैं हाँ, वो तो उनको छुट्टी आना देना बंद हो पड़ी। गए। हाँ, तो वो जब आना बंद हो गए तो फिर सब काम तो करना ही था। तो इसमें भी फिर ये डिवाइस निकली कि हम एक गिलास से पूरे दिन पानी पीते रहे ना। ये भी लोगों ने सोचा नहीं, तो हर बार पानी पियेंगे तो नए गिलास से पीते हैं, फिर अपने को पता है कि बर्तन धोने वाला कोई आएगा। जी, तो ये सारे सबक भी हमको मिले। हाँ, नहीं, अपने आप काम करना, माने हम कुछ लोग नहीं करते हैं, अपने 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 भी काम नियमित दिनचर्या में अपने काम नहीं करते, वो भी सब
जैसे बाहर विदेशों में होता है ना, हाँ हाँ कि हाँ। वहां पर कोई नहीं होता, हमारे सहायक बहुत बहुत ही रेयरली कोई मिलता है, नहीं तो बहुत पैसा लगता है। हम्म। तो वही हाल हम लोगों का सबका हुआ। अब हमारे घर में चाहे पुरुष हों चाहे स्त्रियां हों, सब लोग एक ही जगह पर, मतलब सब लोग सहायता कर रहे हैं एक दूसरे की। और ये हम्म। मिलजुल के रहना, शुरू में तो बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ चलो सब लोग हैं साथ में, सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ठीक है, वो फिर धीरे धीरे सहायकों को भी हम लोगों ने बुलाना शुरू किया, और क्योंकि हाँ उनको हाँ भी ऐसा ना लगे कि वो अलग हो गए हैं और कुछ हाँ। ये, तो प्रिकॉशंस लेते हुए और सहायक भी अब आने लग गए। तो और सबको पैसे की जरूरत भी, तो उनको वो देना, उनको उनकी सहायता दूसरे ढंग से करना, तो ये सब हम्म। काम चलते रहे। और उसके साथ साथ टाइम मिला, टाइम तो मिल ही जाता है कुछ सृजन का, तो वही कुछ ना कुछ करती रही, कॉम्पोजिशंस बनाती रही। और कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, आजकल तो हाँ कभी इंस्टा ये पे। आप भी कभी हाँ कभी देख लेते होंगे अगर समय मिलता होगा तो। हाँ, मैं वही मैं कहने जा रहा था कि आप उस तरह से बहुत एक्टिव रही और आपने नई नई रचनाएं तैयार करके और हम सब तक पहुंचाई हैं किसी न किसी रूप में। शुक्रिया। तो ये तो है। कोशिश की है कि सबको, मतलब कुछ नया नया, कुछ बिजी रखने का भी मेरा मोटिव था हाँ कि हाँ, ये अ, आवश्यकता थी इस जी पे, बल्कि ये जरूरत थी भी इस समय की। जी और ये जैसे अभी हम पिछले दिनों जो हमारी लगातार जो बात हो रही है सभी से, तो इसमें एक बात ये भी निकल के आई कि कोई बहुत ठोस काम नहीं किया जा सकता था, कोई टास्क लेकर काम कुछ फुटकर और ऐसी तरह के काम किए जा सकते थे जो हमको थोड़ा सा रिलीफ दे साइकोलॉजिकली। जी क्योंकि यहाँ जो जी बाहर था, सब कुछ बाहर अच्छा थोड़ी चल रहा था कि हम लोग बहुत अच्छे से कुछ योजना बना के अधूरे काम पूरे करें या कुछ है। तो सब नहीं, एक, बाहर तो निकल ही नहीं सकते, तो फिर कैसे बाहर के हाँ सारे तो काम। वो एक बेबसी की वजह से सब अंदर थे। जी कुछ दिलचस्प, जैसे हमारे एक बहुत अच्छे रंगकर्मी पिछले दिनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की। ऐसा भी कुछ रहा कि बोले जी वो पहले मैं अक्सर बाहर रहता था, तो बोले मेरे और पत्नी के बीच झगड़े अधूरे रह जाते थे, बोले अब झगड़े पूरे हो जाते कंप्लीट। मतलब शुरू ये होते बहुत तो अच्छी बात आपने बताई। तो परिणाम तक भी पहुंचते नहीं। तो कई बार ये होता है ना कि ठीक है बाद में देखेंगे, आप भी कहीं चले गए, वो भी कहीं चले गए, फिर वो पेंडिंग ये हो गया। कानपुर की भाषा में इसको कहते हैं तुमको देख लेंगे। हाँ तो फिर वही वही। आप भी कानपुर तो से वाकिफ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो बड़ा कानपुर की पूरी संस्कृति और रहन सहन जीवन शैली सबका मैं जी, लगभग 6 7 8 साल की उम्र से अपनी माँ के साथ आया करता था, तो मुझे बहुत अनुराग है इन सब आपका सारी जगहों ननिहाल है का। क्या? वहाँ हमारा सब कुछ है, देखा जाए तो हमारे अरे वाह। माता पिता माता पिता की जगह भी वही है। नरवल हमारे पापा का गांव का, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है कानपुर से। जी और सिद्धेश्वर अवस्थी जी जो नौटंकी विशेषज्ञ थे वो हमारे परिवार से हैं। अच्छा। वो अरे हमारे वो परिवार के गौरव पुरुष बहुत कहे ही जाते हैं वो सब। समर्पित वो व्यक्तित्व थे। हाँ, वो नृत्य के, संगीत के, मूर्ति कला के पता नहीं कई कई विधाओं के जानकार रहे। तो वो एक बुआ जी वाला एक परिवार, फिर हमारा परिवार, फिर हमारी शादी भी फिर वहीं उसी शहर में हुई। तो ऐसे अच्छा। पूरा 3 डायमेंशन वहां पर है उस शहर के प्रति आकर्षण के। जी और जो सबसे मूलभूत आकर्षण है वो नानी का है, जहाँ पर अच्छा। मम्मी हमको लेकर के ननिहाल आती थी। तो हाँ वो मुझे आज भी याद है। वो जो मेन स्टेशन के पास एक नानी का बेसिक प्राइमरी स्कूल जहाँ वो पढ़ाती थी, तो मैं अक्सर वहाँ जा करके फिर पुल पे खड़ा हुआ रेल देखता था आते जाते। तो हाँ। रेल देखने का बड़ा शौक था मुझे। जी जी। तो ये सब है बचपन, मेमोरी बचपन। नानी वो का एक घर है बहुत काम। प्यारा होता है ना। हाँ मेरी भी नानी यहीं पर थी, पहले तो वो लोग हाँ लाहौर, जी, फिर यहाँ पर रहते। हाँ। तो मेरा वो एक, कानपुर तो मेरा जन्म भी है, और हमारा शादी भी यहीं हुई है। हाँ हाँ ननी। हाँ। वो एक अट्रैक्शन रहा। आप थोड़ा उस काल को याद कीजिए जब आप गिरजा देवी जी के पास सीखने गई थी, उनका शिष्यत्व तो आपने प्राप्त किया था। क्या समय रहा था वो?
वो कुछ ऐसा समय था कि मैं यहाँ पर लक्ष्मी देवी ललित कला एकेडमी में मैं डायरेक्टर भी हूँ, जैसा आप जानते हो। जी। तो उसमें हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते थे। तो ये हाँ। 2002 में ये फॉर्म की थी, और इसके पहले भी मैंने एक संगीतांजलि संस्था फॉर्म की थी यहाँ पर हाँ। 1999 में। जी। तो वो भी चल रही थी और वो अभी भी चल रही है। और साथ ही ये लक्ष्मी देवी ललित कला एकेडमी हाँ। शुरू हुई, तो यहाँ इसका एक 4 मंच यहाँ पर कायम किए गए। तो उसमें एक संगीत जागरण मंच भी है, नाट्य जागरण मंच, साहित्य जागरण मंच, कला जागरण मंच। तो इस तरह के 4 उनमें काम हो रहा है क्षेत्रों में। हाँ। तो हाँ। संगीत के उसमें मैं जो करती रहती हूँ, तो मैंने बड़ी इच्छा थी आपा जी को भी बुलाने की, श्रीमती किशोरी मुनकर जी को भी बुलाया, और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को, और हमारे नए अपकमिंग आर्टिस्ट उनको भी बुलाया हुआ है, अपनी गुरु बहनों को भी बुलाया मैंने कई बार। और तो उसमें क्या, मुझे ये आईटीसी में अपा जी रहते थे, तो मुझे ये जानकारी मिली कि वो लोग मिल करके भी कुछ करते हैं प्रोग्राम्स। तो मैंने वहाँ पर अपना एक ऑफर, अपना एक प्रपोजल दिया कि मैं करना चाहती हूँ। तो और ख़ास करके मैं आपके आर्टिस्ट में मैं आदरणीय अपा जी को चाहती हूँ। तो उस समय मेरी कोई अपा जी से जान पहचान नहीं थी। तो हाँ। ये लगभग ये 2006-7 की बात है। तो अपा जी को मैं बहुत मानती थी, लेकिन वो सब सीडी कैसेट में ही था, लेकिन वो हाँ। उनसे कोई रूबरू नहीं हुई थी तब तक। मुलाकात हुई। जी। तो ख्याल गायन तो मैंने सीखा ही यहाँ पर, पंडित गंगाधर राव तेलंग जी आप जानते होंगे, हाँ। तो हाँ, बिल्कुल। ग्वालियर घराने के। तो वो तो मेरी शिक्षा बचपन से है ही है। तो ठुमरी दादरा को लेके मैं बहुत वो रहती थी कि मुझे ये इतना पसंद है। और मैं कैसे, बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा कि ना तो सब उपलब्ध है, सीडी कैसेट्स, उस समय तो कैसेट भी, तो क्या जरूरत है तुमको वहां जाने की, तू उतनी दूर जाओगी, कोलकाता, बनारस, और अभी ये कॉलेज भी करती हो और सब करती हो, कैसे क्या करोगी। लेकिन मेरी वो एक दबी इच्छा बराबर रही कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे गुरुमुख से सीखना है, उनके दर्शन करने हैं और उनसे सीखना है। अब ये भगवान की इच्छा है कि वो मुझे पहुंचा देंगे, तो हो सकता है कि कुछ आशीर्वाद हो बड़ों का। तो इस तरह से मैंने जब वहाँ प्रपोजल रखा आईटीसी में, तो अमित मुखर्जी जी थे, तो वो मान गए। और उन्होंने फिर दो दो दिन का वो दिया यहाँ पर। तो एक दिन आपा जी का हमारे साथ रहा, तो वो हमने यहाँ पर किया चैम्बर में। और उसके पहले मुझे भी थोड़ा सा गाने का मौका मिल गया, थोड़ा सा मैंने भी गाया, तो आपा जी बैठे हुए थे। तो उस तरह से उन्होंने मुझे पीछे बिठाल भी लिया अपने साथ तानपुरे पर। हाँ। हाँ। तो मैं बहुत, मुझे मुझे तो वो दिन भूल नहीं सकती मैं, जब उनसे सामना हुआ, उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। और फिर डिनर पे जब हम गए साथ साथ, हमने कहा पाजी चलिए डिनर पे चलते हैं, तो लेके गई। हस्बैंड भी थे, मुन्नी दीदी भी थी, डॉक्टर सुधा दत्ता उनकी बेटी। और तो बैठी उनके साथ, और फिर बातों बातों में कुछ ऐसी बात निकली कि मैंने कहा अपा जी, बड़े डरते डरते मैंने कहा अपा जी तो क्या करती हो, ये सब तो वो पूछ ही चुकी थी, कहाँ हो, क्या कर रही हो। और मैंने कहा अपा जी, अगर आप मुझे उचित समझे तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, बहुत मेरी इच्छा है। तो एक दो सेकंड के लिए रुकी, और फिर मुझे देख के बोली आ सकोगी क्या। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा थोड़ा सा, तो उनके, मैं सहमति समझ गई। तो हमने कहा मैं बिल्कुल आ जाऊंगी, तुरंत मैंने चूक नहीं की जरा भी।
मैंने कहा हाँ आ जाऊँ, तो कोलकाता आओगी? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर ठीक है, वो कुछ प्रोग्राम था नवंबर में और मुझे उन्होंने सरस्वती पूजा में बुला लिया और कहने लगी कि मुझे ये इच्छा भी है शालिनी कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम लड़कियां कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम करो। तो कहा, ठीक है अप्पा जी, आपका आशीर्वाद मिल जाए, इससे इससे बड़ी चीज़ नहीं है। बस उसके बाद जो सिलसिला, मैं गई वहाँ, उन्होंने पूजा किया, पूजा करवाया भगवान के पास, फिर गवा सब लोग आते, सबके साथ गाया गवाया, सब सब शिक्षा शुरू हो गई। मैं अक्सर जाने लग गई उनके पास, उनसे समय ले लेती थी और वो दिन जो मेरे वहाँ बीतते थे, जो भी 6 दिन 7 दिन 10 दिन बीच बीच में ऑल्टरनेट मंथ्स में या ऐसे कुछ कुछ ऐसे चली जाती थी, तो पूछ करके उनसे, तो वो दिन ऐसे लगते थे जैसे स्वर्ग में हूँ एकदम। क्या मुझे बात। ऐसा लगता है जी, जी मैं बिल्कुल, और इतनी सिंप्लिसिटी उनकी, हाँ, तो वो सब, और मैं भी बिल्कुल जैसे कि शिष्य को रहना चाहिए, शिष्या को, मैं भी अपने पूरे उसी ढंग से, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मुझसे इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं किसी की पत्नी हूँ या मैं किसी की बेटी हूँ या मैं कहाँ काम करती हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता था। अपने साथ वो बैठाती थी कि नाश्ता करवा करके, और चलो चलो ये खा लो वो खा लो, बिल्कुल पास में बैठाती थी, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं पास में उनके बैठ जाऊं, बराबरी से बैठाती थी। तो ये उनकी सादगी, और मतलब एक एक चीज, और उनका खाना बनाने की रुचि, शालिनी आई है ये बना लो, जो भी वो खाने बनाने वाली आई तो ये, और नहीं शालिनी तुम वो पोहा बहुत अच्छा बनाती हो, जरा आज तुम्हारे हाथ का पोहा खाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें, और फिर कुछ बना रही हैं वो सब मैं देखती रहती, आज ये बनाते हैं, अ, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें वो बनारस की, वो चूड़ा मटर मैं बनाऊंगी। तो और मिठाई की बहुत शौकीन, तो मैं बनारसी लड्डू ले जाती थी, तो बहुत ही मन से वो दूध में डाल करके, और बहुत मन से, तो मैं तो जैसे भगवान के घर रह चुकी हूँ। मैं तो सुनील जी, मैं क्या बताऊँ, वो तो मैं बहुत उससे बहुत वो हो जाती हूँ, कि मैं ये सोचती हूँ वो कितनी भाग्यशाली। हाँ, वो एक अनमोल समय आपने व्यतीत किया वहां पर पूरा जी उनके साथ। जिस तरह से आपने अभी व्यक्त किया उससे ये पता चलता है कि एक्चुअली आपने क्या फील किया। ये कहना जो जो स्वर्ग जैसा एक अनुभव अनुभव रहा, सचमुच वो उस तरह की विदुषी थी कि इतना सारा ज्ञान और इतनी सारी कला का गहरा समुद्र होते हुए भी बहुत सहज, बहुत बहुत सहज। कम्युनिकेटिव और बहुत ही मनुष्य के रूप में, मनुष्य कलाकार के रूप में कलाकार, अद्वितीय। ये और उनकी कभी वो खासियत। कभी किसी की बुराई करते हुए मैंने नहीं सुना उनको, कभी कोई शब्द उनका, ये एक खास ये बात है कि कभी किसी भी कलाकार की कोई बात करते मैंने उनको नहीं सुना। जैसे आजकल सब लोग बहुत सारी बातें सबके लिए करते हैं, लेकिन हाँ हाँ। वो एक बहुत सारी चीजें उनसे सीखने की रही। वो घर में इसीलिए अपने तो वो बड़े बड़ों के साथ कैसे रहो जी। इसीलिए तो वो एक एक अकेले उस तरह से शिखर पर आई। वो सब इन सब चीजों से ऊपर उठ गई थी। कलाकार, आ, ये होता है, अभी कहा जाता है कि कलाकार संवेदनशील होता है, बहुत पारदर्शी होता है, या सबके लिए वो एक स्पेस रखता है आने जाने की। जी लेकिन ये सब चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है। हम अचानक से जब कभी कोई किसी कलाकार से कोई उम्मीद के विपरीत कोई व्यवहार या आचरण देखते हैं, तब हम जान पाते हैं कि एक गुण ये भी है, हमको ये तो पता ही नहीं था। तो जी। ये कई बार होता अब है। थोड़े थोड़े दिन रहने के बाद सुनील जी पता चलता है। अभी कोई अपने आप ओपिनियन लोग बना लेते हैं किसी का भी, थोड़ी देर मिल करके वो हम्म, ओपिनियन गलत साबित हो सकता है। वही सब। तो वो एक बड़ी बात थी। वो आपने देखिए, अच्छा, ये गजल की तरफ जो आपका एक बड़ा रुझान बना बाद में,
इसके पीछे भी कोई कारण रहा, कोई प्रेरणा देने वाले रहे? जी, मैंने तो सीखा हुआ है, बचपन में गज़ल भी सीखी हुई है, नासिर खां अच्छा। साहब थे यहाँ पर उन्नाव के, हाँ हाँ तो हाँ। वो मैंने उनसे सीखा है। मेरी माँ हाँ भी बहुत मधुर अच्छा। गाती रही, तो हाँ हाँ हाँ। ताकि वो क्लासिकल उनका एमए तो किया उन्होंने बोडस जी के उसमें निर्देशन में। तो आप जानते होंगे शंकर श्रीपाद बोडस जी जी। यहाँ पर थे, हाँ फिर काशीनाथ बोडस उनके बेटे थे। हाँ हाँ। तो उनसे हमारी माँ ने सीखा था, शंकर श्रीपाद बोडस जी ने। जी और जी। नाना जी भी बहुत मेरे संगीत के प्रेमी थे, कहेंगे। पूरा एक वातावरण पंजाब, आपको मिला उस तरह से। जी पंजाब में वो रहे, लाहौर में रहे थे और पार्टीशन के समय इधर आए थे। हम्म। तो वो ये सारा वो सुनते रही मैं। वो फिल्मी गीत भी गाती रहती थी और उनकी आवाज़ बहुत मधुर, गाती रहती हैं अभी भी। तो हम्म। उस समय मैं बचपन में तो उनके ही उससे बहुत प्रभावित रही, उनके स्वर से और उनके तो जो भी सरगम भी ले, तो मैं सोचती थी कैसे समझती हैं कि सा से रे की दूरी ये होती है, रे से हम्म। गा की दूरी ये होती है, कैसे इनको समझ आता है। तो बहुत छोटी थी मैं, उनके पास में जब सोया करती थी तो रात में वो गाते गाते मुझे सुलाती थी। हम्म। तो वही वही मेरे को चलता रहा, फिर उनकी भी गजल और भजन और इन सब चीज में रुझान रहा। तो साहित्य का भी हमारे यहाँ है अच्छा, क्योंकि हाँ हमारे हाँ। पिताजी भी थोड़ा कवि हृदय हैं, कविताएं उनको बहुत याद रहती हैं, कविता करते तो हम्म। नहीं हैं। और ऐसी बाबा हमारे ददिहाल की साइड जो है वो हम्म। उन्नाव के होने की वजह से शायद, या जो भी, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े कवि आते रहते थे, तो बैठक होती रहती थी ज्योतिषी की। हम्म। तो उस तरह से साहित्य भी मुझे अपने पिताजी, अपने बाबा से प्राप्त हुआ है। तो वो मुझे साहित्य को लेकर रुचि रही। फिर धीरे 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 इधर में जब आ, कुछ ऐसा रहा कि पहले मैं गजल नहीं गाती थी, पहले मैं ख्याल वगैरह ही गाती थी हाँ। ज्यादा। ख्याल गाती थी, भजन गाती थी, क्योंकि वो उस तरह के माहौल मिला नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जब मैं इधर कॉलेज आई और थोड़ी सी बड़ी हुई, तो क्योंकि पहले भी हम लोग को बहुत ऐसी छूट नहीं थी कि मैं हर जगह जगह जा करके परफॉर्म करूं, या ऐसे ब्राह्मण परिवारों में उतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं अकेले इधर उधर जाऊं या हर जगह परफॉर्म करूं। तो अम्मा बराबर साथ रहती थी, तो उस तरह से क्लासिकल में ही उनको पता था कि ये बहुत ये क्लास एक अच्छा क्लास, मतलब एक क्लासिक लोग रहते हैं तो इसी में बस करना है। तो गुरुजी के घर में हम्म। बैठकें होती थी, तो वो ख्याल वगैरह ही करती थी। जो हम्म। गजल या कोई फिल्मी गीत गाती थी तो अपना दोस्तों के बीच में, अपने अपने बहुत खास लोगों के बीच में ही गाती थी, परफॉर्म हम्म। नहीं करती। तो फिर वो धीरे धीरे रुचि चुनती रही और कॉम्पोजिशंस लेकिन बनाती रही हूँ। ये प्रेरणा हाँ। मेरे गुरु पंडित गंगाधर राव तिलक जी की प्रेरणा जो थी कि अपना तुम्हें खुद अ, तुम्हारा एक अलग वो होना चाहिए, अपना इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, मौलिकता होनी हम्म। चाहिए। तो इस पर ध्यान दो, ये नहीं कि तुम अपने गुरु को ही इमिटेट कर रही हो, मुझे ही तुम नकल करती रहो, या ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बंदिश है, हम्म। आराम से अपने अपने ढंग से उसको इम्प्रोवाइज करो। तो वो उनका कई बार इस तरह का कहना, तो मुझे वो हमेशा ही मौलिकता अच्छी लगी। मैंने इसीलिए बहुत पहले से, पहले शुरू शुरू में थोड़ा डरती थी कि मैं अपनी बंदिशें बना रही हूँ तो पता नहीं लोगों को कैसे लगेंगी। लेकिन सबसे अच्छा मौका मुझे, मैं बताऊं तो, मुझे एफबी पे मिला, अच्छा। फेसबुक में। फेसबुक मेरे लिए बहुत सारे मेरे कद्रदान क्या? मुझे और आप जैसे गुणी लोग मिले, तो नहीं तो शायद मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे श्रोताओं से, अपने अच्छे दोस्तों से वंचित रह जाती। तो वो क्योंकि मेरी मेरी घर में रहने की बहुत आदत है, मैं बहुत अपने में ही घर में, अपने कॉम्पोजिशन में, और मैं ज़रा बाहर कम निकलती थी।
अभी भी ऐसा है। मेरा जो बेसिक नेचर है, मैं बिल्कुल घर घुसू तो क्या शांति से बात। अपना काम करती, घर का काम, अपना काम, और जो भी कुछ। तो वो एक मुझे अच्छा लगा कि किसी से ज्यादा बात भी नहीं करनी पड़ती है, और हाँ। ये इसमें अपनी चीज डाल दो। तो फिर पहले वो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने भी मुझे बम्बई में जाकर के रिकॉर्डिंग कराती थी। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया। मैंने उनसे कहा मुझे कुछ कॉम्पोजिशंस दूसरों के गाने हैं, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। 2004 से रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो मैं मुंबई में रिकॉर्ड कराने लग गई। तो क्योंकि मुझे क्वालिटी का हमेशा से रहा है हाँ, थोड़ा, तो कि जो भी चीज़ हो वो कोशिश करनी चाहिए कि वर्ल्ड क्लास हो। बिल्कुल ठीक है। तो जी, तो मुझे कुछ मेरे दोस्तों के द्वारा फिर मैं कैसे कनेक्ट हुई। हेम सिंह जी लखनऊ में थे, उनसे मैंने कहा, रेडियो में थे तो रेडियो भी जाती थी, तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ कॉम्पोजिशंस बनाई, और वो कुछ नए कवियों को लेकर के थे। तो वो मेरा अभी भी भजन का एक वो है, एल्बम है, हाँ। हरे रवा हरे कृष्ण नाम से वो भी है। तो उसको वहां पर मुंबई जाके उनके साथ हमने रिकॉर्ड किया। जी। तो वो हाँ। फिर मुंबई जाके सिलसिला फिर मेरा रिकॉर्डिंग्स का शुरू हो गया। मुझे वो भाने लग गया, मैं थोड़े थोड़े दिन में मुंबई भी भागती हूँ, अभी भी ये मेरी हालत है। तो घर भी एक छोटा सा ले लिया है, तो वहीं पर अपना काम ये भी चलता रहता है कि गई और फिर अपना। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड की जो वो प्रोपराइटर हैं उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप जो भी रिकॉर्ड करिए मुझे दीजिए। हाँ। तो काफ़ी अच्छा उनका वो है। तो फिल्म्स भी बनाते हैं। तो उन्होंने इस तरह कहा, तो मुझे फिर एक प्रोत्साहन मिला। मैंने फिर कुछ गज़लें भी की, और वो जो गज़ल काफ़ी अच्छी चली है, जयपुरी साहब का कलाम है, एक सुना दीजिए। जब प्यार नहीं है जला क्यों नहीं देते, कुछ गा के सुना खत दीजिए। किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते। आपने कुछ कहा, मैं सुन नहीं पाई जी। मैं क्या, गा कर सुना दीजिए कुछ इसी वक्त अच्छा, पर। अच्छा, आपको ध्यान आया है तो यही सुना दीजिए, संभव हो अच्छा। जाएगा ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो नहीं, सुना दीजिए। क्या गाना ना? हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो एक आपने सुना कहा है दीजिए तो तो। गाना सब पड़ेगा। सबने सभी आपको सब, जो जो आपको सब लोग हसरत जयपुरी का कलाम है। जी। ये यमन राग में मैंने बेसिक कंपोजिशन किया है। हाँ, हाँ। जी।
जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। खत किस लिए रखे हैं, खत किस लिए रखे हैं, जला क्यों नहीं देते। वाह 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 वाह, क्या बात। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम। क्या बात। किस वास्ते लिखा है, हथेली किस पे मेरा नाम। वास्ते लिखा है, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम। मैं हर्फ गलत हूँ तो, आहा, मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। खत किस लिए रखे हैं, खत किस लिए रखे हैं, जला क्यों नहीं देते। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब सुनकर एक अलग ही अनुभूति होती है, और ये लगता है कि एक कलाकार देखिए अपनी साधना और पूरी क्रिएटिव गति में कहाँ से कहाँ पहुंचता है, और जी, कितनी साधना ही गहराई से कोई चीज निकल के आती है। बहुत बड़ी बात है। और लगातार ये आपका जो एक इच्छा शक्ति रही है, इसी ने आपको फिर ये इस ऊंचाई पे भी पहुंचाया, ये जगह दी। कुछ ऐसी कोई संगीत सभा आप याद करना चाहोगे जो आपको बड़ी यादगार लगती हो? वैसे आप देश में अनेक प्रतिष्ठित आयोजनों में गई हैं जी। और वो सब सभाएं आपकी बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई यादगार आयोजन, कोई यादगार शहर, कोई यादगार घटना जो आप शेयर करना चाहो, साझा करना चाहो? भोपाल तो याद आता है मुझे बहुत लेकिन मैं भोपाल तो एक ही बार गई हूँ और अपा जी के साथ भी गई हूँ। हाँ हाँ एक आयोजन बहुत अच्छा आपने किया था विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और भातखंडे जी की जयंती पर। हाँ हाँ हाँ। जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो। मुझे बहुत अच्छा ऑडियंस था और बहुत मुझे अच्छा लगा। एक साथ ही मुझे एक कोलकाता का भी एक याद आता है कि महामहिम श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी मौजूद थे जी जी। उसमें, और हाँ उनकी कविता में गा रही थी और अप्पा जी के आशीर्वाद था उस पर। तो हाँ हाँ। एक यूं ही बात निकली थी कि केशरीनाथ जी का एक कार्यक्रम है और उसमें उनकी कविताओं के ऊपर कुछ कार्यक्रम हो रहा है। तो अप्पा जी को पता था कि मैं कॉम्पोजिशंस करती हूँ, ये बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम करोगी क्या उनकी कोई कविता संगीतबद्ध करोगी? मैंने कहा बिल्कुल करूंगी मैं।
तो वो फिर मुझे कोई 2 दी गई, तो मैंने की। और फिर वो सौभाग्य मिला कि मैंने उनके आगे गाया। अप्पा जी भी थी, तो वो मुझे इसलिए बहुत याद आता है कि तब से उनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत अ, रहा है। और बहुत ही उन्होंने मुझे प्रेज किया और आशीर्वाद दिया, और घर आते हैं। और एक ये बात भी मुझे बहुत बताने का मन किया कि अपा जी जब भी कानपुर आती थी, जब से उनसे हाँ। उनके शिष्यत्व में गई मैं, तो बराबर हम्म, मेरे घर रहती थी। उनको लाख कहीं भी बुलाया जाए, वो नहीं जाती थी कानपुर में, मेरे पास ही रहती थी। तो ऐसा ही कुछ आशीर्वाद श्री केशीनाथ त्रिपाठी जी का मिला। हाँ। तो उनका फिर दोबारा भी मुझे उनके एक भजन, मैंने उनके कॉम्पोजिशंस किए हैं, तो एक भजन हम्म, गाने के लिए फिर मुझे कोलकाता बुलाया गया था, उनके सामने गाया हम्म। था। तो उस तरह से ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं। और एक अ, बहुत ऐसी कोई चीज नहीं हुई कि मैं बहुत ज्यादा उसको याद रखूं। बस वो अप्पा जी के साथ ही जो किए हैं कॉन्सर्ट, उसमें वही सब ज्यादा, बहुत ऐसी स्ट्राइकिंग चीज ऐसी नहीं हुई कि मुझे वो याद आए। लेकिन हमारी ये हमेशा मुझे बहुत अच्छे श्रोता मिले, और पूरा सुन के ही जाते थे। ये एक ये हमारी आशीर्वाद है। हमारी बहन ने आपके लिए लिखा है कि आप जितनी सुंदर हैं उतनी सुंदर आपकी आवाज भी है। वो डॉक्टर बहन की मैं बात कर रहा था ना आपसे, वो भी देख जी रही है इस जी, कार्यक्रम। आप उनका नाम बता दें मुझे। डॉक्टर श्रद्धा, ये अच्छा, मैं श्रद्धा डॉक्टर श्रद्धा गंज। को मैं प्रणाम करती हूँ। ये मैं उनके बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे सुन रही हैं। बहुत धन्यवाद। वो भी इसको देख रही है तो उनको भी अच्छा लगा। कभी आइए डॉक्टर साहब कभी आइएगा कानपुर, आप लोग जरूर मेरे पास आइए। हम, हम हाँ, लोग तो बहुत जरूर आइए। ललायत रहते हैं कोई ऐसा अवसर मिले। अब ये सब एक बार हाँ, संसार खुलेगा तो फिर एक बार आना है। एक जरूर बार मैं जरूर पापा के गांव तक गया था, एक बार फिर से आना है वहीं पर, तो जरूर आइए। जरूर आना होगा। आपका वो सब स्वागत है। वहाँ वहाँ की दुनिया भर की खाने पीने की चाट वाट सब बहुत याद अरे रहती है। हो कानपुर की चाट का तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं कोई है। जवाब। मैं अभी तो सब जगह जाके चाट चखती हूँ, क्योंकि चटोरी हूँ। तो हाँ हाँ, निश्चित रूप से। तो मेरी मेरी माँ के कुछ अड्डे थे परेड वरेड में, जहाँ पर एक बहुत पुरानी दुकान थी, वहां पर हमारी माँ हमको ले जाया करती थी। अच्छा उस समय अच्छा। बहुत तमाम किस्म की वो चाट बना, एक ही परिवार था पूरा वो, बड़े जी, चौराहा के पास परेड पे कहीं पर। तो हाँ, नहीं वो उसमें दो। पुरानी कानपुर में पहले तो वही मिलती थी। हाँ। अब तो हमारे तो स्वरूप नगर में भी बहुत अच्छी चाट है। आप आइएगा। हम्म, आप लोग सब पधारें, जो भी हमारे श्रोता अगर हैं, तो मैं उनका सबका स्वागत करती हूँ, वो सब आए। हमारे साथी प्रमोद है, ये भगवान अभी हमारे खोलते साथ गए सबका। थे। जी हाँ, प्रमोद भी हमारे साथी जो हैं, आपको ध्यान होगा, प्रमोद जी डेकाटे, ये भी जी। कार्यक्रम देख रहे हैं। वो उनको याद है कानपुर की फुल्की। ये हमारे साथ गए अच्छा, थे। गए बार हम लोग एक बार 2 साल पहले आए थे, गिरिराज जी, किशोर जी का सम्मान उनको देने। उनको एक अवार्ड मिला अच्छा, था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। जी तो उस जी। समय फिर कानपुर में ये सब यादों को ताजा किया था। अच्छा अच्छा। ये देखिए, अब कभी ऐसा अवसर कुल्फी लगेगा। मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। मिठाई, हाँ हाँ। कुल्फी। एक वो हमारी, हम वो सब बचपन की स्मृतियां। नानी हुलागंज था शायद, वहां से वो हाँ अवतार मेहर बाबा की दुकान थी मिठाई की बहुत बड़ी। हाँ। तो जी दाल मोठ वगैरह लाया करती थी। जी। तो ये आलू, प्रमोद आलू को याद कर रहे हैं। आलू तरह तरह से मिलता है ना वहाँ पर, कितने हाँ, तरह के क्या? मसाले में आलू बना के। आलू। आलू, हाँ, अरे तो वही मैंने कहा ना, वो तरह तरह की चाट है। आलू, धनिया के आलू। हाँ, बहुत तीखा बेतहाशा, आदमी खा नहीं सकता उसको। बहुत तरह तरह की। हम लोग हाँ, तो घर में भी बनाते हैं, और मेरे पिताजी तो बहुत शौकीन है खाना बनाने के भी। अच्छा अच्छा, वाह वाह। तो हम लोगों ने तो बहुत, मतलब जगह जगह पूरा कानपुर उन्होंने छाना हुआ है, और वही चीजें बिल्कुल वैसा ही हम लोग घर में भी बनाते थे। तो मतलब मैंने खाई मिठाई सब जगह है, और चाट भी। वही मैं कहूँगी सुनील जी, पता नहीं
मुझे कानपुर जैसी तो नहीं मिलती है। अप्पा जी से कई बार ये बात में भी बहस हो जाती थी। अप्पा जी कहती थी हाँ बनारस की मिठाई बहुत अच्छी है, वो मलाई तुमने नहीं खाई, वो खाओ, ये खाओ। हमने कहा अप्पा जी कुछ भी खा लो, लेकिन मुझे पता हाँ नहीं क्यों लगता है कि हमारे कानपुर जैसी मिठाई नहीं है कहीं। बहुत सही अच्छी बात। लगी। तो ये एक बहुत सुंदर संवाद हो पाया आपसे, आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे और भी कोई अवसर आएगा तो हम फिर से बात करेंगे, लेकिन इस बहाने आपकी एक यात्रा, एक जर्नी से हम रूबरू हो सके, आपको सुन सके, और इस पूरे समय को जो आपने, इस समय का क्या संदेश आप देना चाहेंगी? क्योंकि कलाकार की बात हर कोई सुनता है। जी। ये 2-3 महीने जिस तरह से हम सब ने सहे हैं, और आगे एक संसार फिल्म जिसके लिए अवेटेड है, हाँ, तो आप तो क्या, इसका क्या मनुष्य के लिए क्या सबक है इस सब चीजों का? हम कलाकारों के लिए खास करके ये सबक है कि हम नई चीजों के साथ तुरंत जुड़ जाएं। क्यों, जो भी इंटरनेट और ये जो चीजें हैं इनके साथ जो भी नए अपकमिंग कलाकार हैं इसमें नया कुछ करने के लिए शुरू हो जाएं, और अगर और पॉजिटिव रहें। हम्म। अ, ठीक ही होगा, जब खुलेगा तब फिर वो देखा जाएगा, लेकिन जो भी कुछ कर कर सकते हैं घर से वो करें। हम्म। उनके घर वालों को भी, पेरेंट्स को, और जो कला प्रेमी हैं उनको भी मैं कहूँगी कि कलाकारों पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे कलाकार, जो कि हाँ। रोज रोज की जिंदगी से उनका खाना पीना घर चल रहे थे, तो हमें उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हाँ, एक चीज मैं आपसे, आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कला प्रेमियों से, हम्म। कि टिकटिंग जो है वो थोड़ी ज़रूरी हो गई है। अगर कोई हम्म। कलाकार कोई अच्छी चीज़ या नहीं भी, बहुत उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन टिकट दे करके भी अगर नेट पे ये सुविधाएं जो शुरू की जा रही हैं, जो चीज़ हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है टिकट के हम्म। द्वारा, इस पर सहयोग करें, कलाकारों का सहयोग करें, कला को हम्म। बढ़ने दें, उसको ख़त्म ना होने दें, उनके जो उत्साह है उसको किसी भी तरह से ख़त्म ना होने दें। तो वो हम्म। टिकट के द्वारा ये होगा कि हम कलाकारों को कुछ, सब जो कुछ के पास तो जॉब है लेकिन सबके पास जॉब नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही। वो सब लोगों को थोड़ी मदद की जा सके, इसके प्रति देखें। हाँ सुनते हैं, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन सब ये एक फ्री कल्चर जो है, एक फ्री सुनना, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो इसको देखा जाए और पॉजिटिव रहें, दुनिया जरूर बदलेगी, और अपने अपनी जरूरतों को कम से कम कर दें। क्या बात। अब हमारे पास 1-1.5 मिनट बचा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 लाइन कम, जाते जाते आप कह जाइए, तो उसी अ, तरह से कुछ दो दो ही लाइन कह दीजिए, पर सबका मन रह जाएगा और हम सबका अच्छा लगेगा। गा दूं? हाँ, समय बड़ा गाना थोड़ा है सा है। कहना? जी। जो भी 2 लाइन काफी होगा, 1-1.5 मिनट में ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। इसका एक अलार्म ओके, होता है 1 घंटे का। हाँ। अच्छा ठीक है। तो तो मैं आज हमारे शहंशाह गजल नवाज का बर्थडे है, तो मेहंदी हसन साहब का, मैं उनकी एक एक लाइन आप लोगों को सुना दूं, हाँ उनको याद जी। करते हुए। रंजिश ही सही, वाह वाह। दिल ही दुखाए लिए रंजिश ही सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, बस बस, हो गया। दिल ही तुम्हारे लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत प्रणाम, आदाब। बहुत फिर आभार। मिलेंगे।
सुनेनी जी, आपको बहुत बहुत